IBN 7 हौसला है। ये खुद अवसरवादी है जो मुख्यमंत्री की सीट छोड़ के प्रधानमंत्री चला गया, और वो इस बात को लिख के जिससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के मैं बैंक अकाउंट में डालूंगा। 15 लाख रुपए आपको मिले, आपको नहीं मिले। तो दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द, और यही है आज का मुद्दा। दिल्ली में छिड़ी सत्ता की जंग में आज बीजेपी ने सवालों की दूसरी किस्त भी जारी की है। 5 सवाल बनाम केजरीवाल, और आज के सवाल के जरिए बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर फिर निशाना साधा है, और अब तक जिन्हें उनकी मजबूत नस कहा जाता था उसे ही दबाने की कोशिश की है। केजरीवाल पारदर्शिता, ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति को अपना चुनावी औजार बताते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने केजरीवाल को इन्हीं मुद्दों पर के आसपास घेरने की कोशिश की है। बीजेपी की तरफ से निर्मला सीतारमण ने आम आदमी पार्टी से 5 सवाल पूछे हैं। इन सवालों में चुनाव प्रचार को आउटसोर्स किए जाने पर सवाल उठाया गया है, और दावा किया गया है कि काम से राष्ट्र विरोधी ताकतें जुड़ी हुई हैं उनके इस काम से। अब तक सियासी दलों के चंदे के स्रोत को लेकर केजरीवाल सवाल उठाते रहे हैं। इस बार बीजेपी ने पलटवार कर पूछा है कि आम आदमी पार्टी को मिले चंदे का स्रोत आखिर क्या है। खुलासा अब तक क्यों नहीं किया गया, क्यों चुनाव आयोग के सामने इसका खुलासा नहीं हुआ है। एक महिला को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी की आपत्ति, और दिल्ली में 49 दिनों की सरकार के रहते लोकायुक्त कानून को मजबूत नहीं करने और इस चुनाव में लोकायुक्त को मुद्दा नहीं बनाने को लेकर भी केजरीवाल एंड कंपनी की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं बीजेपी ने। और अब हम आपको एक एक कर आम आदमी पार्टी से पूछे गए सभी 5 सवाल दिखाते हैं और सुनवाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से, क्या समर्थन करने के लिए वॉलंटियर्स दिल्ली में नहीं मिले आपको? ये क्या चल रही है? और आप फंड कलेक्शन के लिए दुबई तो जाकर आए हैं, हमें मालूम है। दुबई से आपके वॉलंटियर पैसा भी दे रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं। वो कौन सा ऐसा वॉलंटियर जी? इसके विषय थोड़ा आप जनता के जानकारी के लिए आंसर देंगे? ये पहला प्रश्न है। पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदारी बनती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर एक हो जिसका आप जवाब देने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो वो इलेक्शन कमीशन है भैया। आप आरटीआई के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन के पास आपके अकाउंट नहीं जाता अब तक। ये क्या है? What is going on? Will Aam Aadmi Party come out to speak? It's not mine, it's Election Commission. ये second. बार बार you're obsessed only about किरण बेदी जी, और उनको अवसरवादी आपके मुंह से आपके कैंपेन में हर ऑटो में छपवा जा रहे एक महिला के ऊपर पोस्टर। ये कौन सा राजनीतिक एथिक्स है जिसके साथ आप रन कर रही हो आपके कैंपेन? Is this the way you deal with a prospective CM? आम आदमी पार्टी कृपा करके आकर आपके महिला के ऊपर क्या सम्मान नीति है एक्सपोज करो, डिस्कस करो। डिस्कशन के लिए आने से पहले जवाब तो पहले। जब आपको चाहिए हाईकोर्ट चाहिए अपील के लिए, जब आपको चाहिए बेल के लिए हाईकोर्ट चाहिए, मगर जब नहीं चाहिए हाईकोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये सब हमारे खिलाफ है। क्या राजनीति में थोड़ा लेट अस कीप नियम कानून, रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशन। ये सेलेक्टिव तरीके से हाईकोर्ट मुझे चाहिए आज मगर कल नहीं चाहिए, इलेक्शन कमीशन चाहिए मगर उनके खिलाफ अपील में जाऊंगी। अपील में जाओ मगर तब तक स्टे नहीं होगा, जब तक स्टे नहीं होगा उसका तो रिस्पेक्ट करना आपके कर्तव्य बनता है। ये गुमराह करने वाले, कंप्लीटली फॉल्सहुड के ऊपर चलाने वाले राजनीति करते हुए इंस्टीट्यूशन को अपमान ना करो। क्यों कर रहे हो अपमान? इसका जवाब दो।
भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनरल कंडूरी के उत्तराखंड के सरकार अच्छा सशक्त कानून जब बनाया लोकायुक्ता का उत्तराखंड में, श्री अन्ना हजारे हिमसेल्फ वेंट एंड प्रेस्ड दैट, सिंह अच्छा कानून बनाया है। क्यों वो 49 डेज में आप जनता को क्यों गुमराह किया, जबकि दिल्ली में लोकायुक्ता है जी, तब से है। कांग्रेस पार्टी शासन में उत्तराखंड में आने के बाद वही सशक्त कानून लोकायुक्ता को एकदम निकालते हुए दे ऑलमोस्ट अनल्ड इट, उसके खिलाफ भी आप धरना नहीं क्यों किए? लोकायुक्ता को एक अस्त्र से जैसे उपयोग करते हुए आप बात किए जब आपको कन्वीनियंट लगा। अभी कन्वीनियंट नहीं लग रही है, इसीलिए लोकायुक्ता एक विषय ही नहीं बन रही है आपके चर्चा में। ये क्यों, ऐसे क्यों? इसका जवाब दो आम आदमी पार्टी। तो ये 5 सवाल निर्मला सीतारमण ने पूछे हैं। तो 5 सवाल बनाम केजरीवाल, और यही है हमारा आज का मुद्दा भी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं श्रीकांत शर्मा। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं, जो कि दिल्ली के नफ्स को हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार का चुनाव आखिर कौन सी करवट ले रहा और किस करवट बैठेगा। बहरहाल श्रीकांत, अक्सर ऐसा होता है कि जब विरोधी सामने होता है तो उसकी कमजोर नस को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपने जो 5 सवाल आज हमने सुना, निर्मला सीतारमण जी ने जो सवाल उठाए हैं, उसमें तो मजबूत नस को दबाने की कोशिश की गई है। नैतिकता, पारदर्शिता, ईमानदारी, राष्ट्रभक्ति, इन सबको दबाने की कोशिश की गई। देखिए, इसका मकसद यही है कि अरविंद जी को उनके अतीत की याद दिलाना, क्योंकि अरविंद अपने अतीत को नहीं याद करना चाहते, क्योंकि उनका अतीत बहुत झूठा है, उनका अतीत बहुत गुमराह करने वाला है। इसलिए वो लगातार सवाल पूछते जाना, फिर अगले दिन एक सवाल पूछना और दिल्ली के चुनाव को मुख्य मुद्दों से भटकाना। तो इसलिए उनसे सवाल सिर्फ इसलिए पूछे जा रहे हैं कि उनको सिर्फ हम उनको याद दिलाते रहें कि जनाब आपने क्या क्या कहा था और कहां तक आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, सिर्फ इसलिए। क्योंकि दिल्ली का चुनाव का, इस बार दिल्ली का चुनाव मुख्य मुद्दों पर लड़ा जाने वाला है। दिल्ली की जनता को स्वच्छ पीने का पानी चाहिए, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, दिल्ली की जो अनऑथराइज कॉलोनी है वो रेगुलाइज हों, उनमें रहने वाले जो लोग हैं उनको सभी सुख सुविधाएं मिलें, दिल्ली दुनिया का एक बेहतरीन शहर बने, और दिल्ली में एक ऐसी सरकार का गठन हो जो केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल है। केंद्र सरकार का सहयोग उसमें लगातार रहे और अवरोध खड़ा ना हो दिल्ली के विकास में, इसलिए एक ऐसी सरकार का गठन जो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। ये पर्पज है। सवाल पूछने का पर्पज मैंने आपको स्पष्ट किया कि लोकतंत्र है कि कहां तक आप इस लोकतंत्र को अपमानित करेंगे, किस सीमा तक आप आगे जाएंगे। भाई कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। आप 26 जनवरी का विरोध भी करते हैं, फिर आप वीआईपी पास की अपेक्षा भी आप करते हैं। आप कहां स्टैंड करते हैं? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन उसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। तो आपको जवाब तो देना होगा देश की जनता को। आप 49 दिन के बाद भाग खड़े होते हैं, क्योंकि आपने जो कमिटमेंट किया था दिल्ली की जनता से, आपको मालूम है कि आप उनको पूरा नहीं कर सकते, इसलिए भाग चलो। मुख्यमंत्री पद छोड़ो और प्रधानमंत्री बनने के लिए आप भागो। तो आप दिल्ली की जनता को भागने वाला नहीं, दिल्ली की जनता को एक ऐसी हमने मुख्यमंत्री दी है जो देश की बेटी हैं, और दिल्ली की बेटी जब तक सुरक्षित घर नहीं जाएगी तब तक हमारी जो उम्मीदवार हैं जब मुख्यमंत्री बनेंगी तो दिल्ली की सड़कों पर वो पेट्रोलिंग करती हुई दिखेंगी। इस कल्पना के साथ हमने उनको दिल्ली के चुनाव में उतारा है। रागिनी, श्रीकांत ने जो आज सारी बातें कही, वेंकैया जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें यही बातें कही और लोगों से ये कहा कि आप स्थिर सरकार दीजिए, सरकार ऐसी हो जो कि केंद्र के साथ काम करे। यानी कि दबे शब्दों में एक तरीके से निशाना उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ भी किया कि वो सरकार नहीं हो जो ज्यादा धरने दे, लेकिन ये जरूर कहा कि सरकार वैसी हो जो कि सेंटर के साथ काम करने के लिए वचनबद्ध हो, क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, निर्भर है काफी हद तक सेंटर पर। यानी एक तरीके से यहाँ पर भी एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सिर्फ वही दिल्ली का विकास कर पाएगी। नवजोत, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले तो जिस सवाल पे भारतीय जनता पार्टी को ललकारा था, उसी सवाल के जवाब में आज वेंकैया नायडू जी ने बहुत ही आश्चर्यजनक बात कही है।
पूर्ण राज्य का दर्जा देना दिल्ली को, ये भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहती रही है। लेकिन आज वेंकैया नायडू जी ने स्पष्ट कर दिया कि नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में लोकसभा के चुनाव के दौरान जो बातें कहते थे कि संघीय ढांचे को मजबूत करना मेरा कर्तव्य है, आज भारतीय जनता पार्टी अपनी हार दिल्ली में देखते हुए बिल्कुल उससे विपरीत बातें कर रही है। पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती थी कि केंद्र में चाहे कोई सरकार हो वो राज्य सरकार की मदद करेगी, केंद्र और राज्य के बीच में सुचारू रूप से काम चलता रहेगा। लेकिन आज बात की जा रही है कोअर्सिव फेडरलिज्म की, कि देखिए केंद्र में जो सरकार है, यदि दिल्ली में सरकार नहीं बनी उसी पार्टी की, तो फिर दिल्ली के विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएगी, क्योंकि डीडीए आपके पास नहीं है, क्योंकि लैंड आपके पास नहीं है, क्योंकि पुलिस आपके पास नहीं है। अरे आप तो पूरे राज्य का दर्जा देने वाले थे, फिर क्या दिक्कत होगी लैंड को लेके, डीडीए को लेके, पुलिसिंग को लेके? लेकिन पूर्ण राज्य की बात तो हो ही नहीं रही, बीजेपी तो कर ही नहीं रही पूर्ण राज्य की बात। वही तो मैं कह रही हूं, 370 की बात पहले छेड़ी, जम्मू कश्मीर के चुनाव में 370 भूल गए, पूर्ण राज्य की बात दिल्ली को कहते रहे, आज उसकी बात नहीं है। दूसरी बात, मुद्दों पर राजनीति की बात कह रहे हैं श्रीकांत जी। मैनिफेस्टो जिस पार्टी का नहीं आ रहा है वो मुद्दों को लेकर कितनी गंभीर है पार्टी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, उस पर मैं आती हूं। श्रीकांत, पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। एक मिनट मैं श्रीकांत रागिनी, मैं इसी पर आऊंगी, विजन डॉक्यूमेंट और मैनिफेस्टो पर आऊंगी, क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं सवाल। मुझे इसका जवाब लेने दीजिए, मैनिफेस्टो और विजन डॉक्यूमेंट की बात भी करेंगे। करने दीजिए, मैं इसी बात का एक उदाहरण देना चाह रही हूं, बस 10 सेकंड लूंगी। लोकसभा के चुनाव के दौरान पहले फेज की जो पहली पोलिंग थी 7 मई को, पिछली बार उस दिन भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था। तो आप देखिए कि क्या मुद्दों की गंभीरता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है श्रीकांत। देखिए नवजोत, अगर आप ईमानदारी से, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं आपके पैनल पर, विनोद जी, अगर आप, हमारा विजन है कि दिल्ली को स्वच्छ पानी मिले, 24 घंटे बिजली मिले। दिल्ली को इसीलिए हमने एक ऐसी मुख्यमंत्री की उम्मीदवार दी हैं जो वुमेन्स क्राइम के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ लगातार लड़ती रही हैं। देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, 40 साल का उनका कुशल प्रशासनिक अनुभव उनके पास है, और पहले ही दिन उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई मैं दिल्ली की सड़कों पर पेट्रोलिंग करूंगी जब तक हमारी बेटियां सुरक्षित घर नहीं जाएंगी। विजन हमारा स्पष्ट है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग दर्शक देख रहे हैं वो इस बात का आकलन भी करेंगे कि डेवलपमेंट पर हम कांग्रेस से बहुत आगे हैं। अगर आप तुलना करें, देखिए 24 घंटे बिजली हमारे राज्यों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हमारे राज्यों में, 18% कृषि की विकास दर हमारे राज्यों में, 16% औद्योगिक विकास दर हमारे राज्यों में, बेरोजगारी ना के बराबर हमारे राज्यों में, भ्रष्टाचार और अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आज नारी शक्ति की बात करते हैं तो रागिनी जी को पूरा कमेंट करने दीजिए, उसके बाद उनको टोकिए, बीच में मत टोकिए। ठीक है विनोद जी, ये बताएं कि जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी की एक मजबूत नस को दबाने की कोशिश की, जिसमें मैंने चारों बातें की, नैतिकता है, पारदर्शिता, ईमानदारी, राष्ट्रभक्ति, क्योंकि कमजोर नस को दबाने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कह रही है, बीजेपी ने अपनी तरफ से मजबूत नस दबाई है आम आदमी पार्टी की। देखिए, सवाल पूछने की बीजेपी की रणनीति जो है ये नई नहीं है। 1989 का जब चुनाव हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त राम जेठमलानी भाजपा के नेता थे, वो रोज सवाल पूछते थे राजीव गांधी से, और मीडिया में वो सवाल आते थे। तो ये उनकी पुरानी रणनीति है, और चुनाव में इस तरह की रणनीति यहाँ पार्टियां अपनाती हैं। जहां तक कमजोर नस और मजबूत नस की बात है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो दावे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करती है, उनको लेके उनकी ईमानदारी, उनकी नैतिकता, उनका संघर्ष, उनका सारा जो है समर्पण, उसको ही भारतीय जनता पार्टी उनकी कमजोर नस बनाना चाहती है कि आप इसके दावा तो करते हैं लेकिन आप इसके विपरीत हैं। हाँ। तो एक तरह से वो दिखाना चाहती है कि आप जो कहते हैं वो आप हैं नहीं। तो ये चुनावी एक हमला है, राजनीतिक पार्टियां करती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी चुनाव में राजनीतिक दल ये बात कहते हैं कि ठीक है भाई, जिसकी केंद्र में सरकार हो उसकी सरकार राज्य में हो। ये बात जिस दल की केंद्र में सरकार होती है वो जब चुनाव में जाता है, तो कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो कांग्रेस भी चुनाव में यही नारा देती थी किसी भी राज्य में कि अगर राज्य को स्मूथ चलना है, विकास चाहिए, तो केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार बनाइए। लेकिन
ये फैसला जनता करती है। दिल्ली में 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे, तो केंद्र में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस का शासन था और उस समय भी विकास के बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। श्रीकांत जी बैठे हुए खुद इस बात को तस्दीक करेंगे। उसके बाद 1998 में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी, तब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी केंद्र में, तब भी विकास की गाड़ी आगे बढ़ी। तो ये निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल अच्छा हो, क्योंकि संविधान में स्पष्ट अधिकारों का विभाजन है। अब तो योजना आयोग वैसे खत्म हो गया है, अब तो नीति आयोग आ गया है। फंड बजट में जो है धनराशि के आवंटन की स्पष्ट व्यवस्था है, गाइडिंग फार्मूला है, तो उसमें टकराव की गुंजाइश कम है और दिल्ली से तो बहुत ही गुंजाइश कम है। अब ये जनता को तय करना है कि सरकार किसकी बने। भाजपा का ये कहना अपनी जगह चुनावी नारे के रूप में ठीक है कि भाई हमारी केंद्र में सरकार है इसलिए आप दे दीजिए, लेकिन कोई अनिवार्यता नहीं होती किसी के लिए। और दूसरी बात एक और है, महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, पूर्ण राज्य की जहां तक बात है, पूर्ण राज्य तो ना बीजेपी देगी ना कांग्रेस देगी। और अगर कल को मान लीजिए एक काल्पनिक स्थिति बन, संभावना कि आम आदमी पार्टी की केंद्र में सरकार बन जाए, वो भी दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली की स्थिति ऐसी है, इस पर बहस हो चुकी है। 6 साल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले रह चुकी है। मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने नरसिम्हा राव के जमाने में धरना दिया था पूर्ण राज्य की मांग को लेकर के, जनता मंत्र पर मुझे याद है, लेकिन नहीं मिला। केंद्र में 10 साल रही सरकार कांग्रेस की, शीला दीक्षित जी पूर्ण राज्य का डिमांड करती रही, और यहाँ तक दिल्ली पुलिस जब वो निर्भया कांड हुआ कि केंद्र को दिल्ली को दे दिया जाए, लेकिन नहीं मिला। तो ये एक दिवा स्वप्न है, पूर्ण राज्य तो मिलना नहीं है। ठीक है रागिनी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि केजरीवाल वर्सेस वो 5 सवाल जो कि हर रोज बीजेपी उठा रही है, आज जिन 5 सवालों की बात की है, क्या आपको लग रहा है वैलिड सवाल हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए नवजोत, मैं तो कहना चाहूंगी कि जिस तेजी, मुस्तैदी और तत्परता के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने घर वापसी करते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उस तर्ज पर तो अगर गौर किया जाए तो सबसे पहला सवाल आम आदमी पार्टी से यह पूछना चाहिए कि केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अगर इस नूरा कुश्ती को आप बहुत गंभीरता से लेना चाहें तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखद परिस्थिति है दिल्ली के लिए कि दिल्ली के चुनावी रण को केवल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने, आरोप प्रत्यारोप लगाने, एक के बाद एक विवादास्पद मुद्दों को उठाकर उनका राजनीतिक दोहन करने का मैदान बनाकर रख दिया गया है। जहां बात होनी चाहिए दिल्ली की समस्याओं की, पर ये बात तो कांग्रेस की तरफ से भी होती आई है कि दिल्ली के प्लान, नहीं ये बात कभी कांग्रेस की तरफ से होती देखिए चुनावों में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो रागिनी चलते रहते हैं, ये तो आप भी मानेंगी। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आरोप प्रत्यारोप पार्टियों के नहीं, यहाँ तो चेहरों के ऊपर हैं। व्यक्तिवाद को, चेहरों को मुद्दों से ऊपर कर दिया गया है। सवाल पूछ कौन सी पार्टी रही है? भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सीएम की उम्मीदवार बहस ही नहीं करना चाहती, मुद्दों पर वाद विवाद नहीं करना चाहती, संवाद स्थापित नहीं करना चाहती। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रोबेबली शी हैज अ लॉट ऑफ स्केलेटन्स इन हर ओन कबर्ड। हो सकता है उनके ऊपर कोई वाद विवाद ना आ जाए, उससे बचना चाह रही हूं। एक सेंटेंस कहती हैं तो 4 विरोधाभासी बातें निकल कर आती हैं। और अब तो यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ही उनके ऊपर गैग ऑर्डर लगा दिए, क्योंकि वो वॉइस अरेस्ट पर चल रही हैं आजकल। और हाँ, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, वो भी ये सही कह रही है कि 5 का क्यों 10 पूछिए, क्योंकि 10 नहीं 500 ऐसे सवाल है उनके संदर्भ में जो कि दिल्ली की जनता सचमुच जानना चाहती है, जिनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो ये अजब तमाशा है मेरे लिए तो कि सवाल जो पूछ रहे हैं वो दिल्ली के मुद्दों पर नहीं पूछ रहे हैं। ये नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप बताइए कि 50% बिजली का बिल कम कैसे करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे दिल्ली को करेंगे। और जो लोग डिबेट के लिए ललकार रहे थे सबसे पहले, वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। इसमें केवल कांग्रेस पार्टी है जो कह रही है कि खुले प्लेटफॉर्म पर आइए, बातचीत करिए और दिल्ली के मुद्दों पर बातचीत। लेकिन अगर आपको याद हो रागिनी, इससे पहले कि मैं श्रीकांत आपसे जवाब लूं, मैं रागिनी अगर आपको याद हो तो पिछले चुनावों में यही बात अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के लिए कहते थे और शीला दीक्षित भी सार्वजनिक मंच पर नहीं आई थी बहस करने के लिए। देखिए, सार्वजनिक मंच पर आने की बात आज जब पूरी दिल्ली की जनता कह रही है तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले निकल कर आया और उसने कहा कि मेरे पास उपलब्धियां हैं, मेरे पास तथ्य हैं, मेरे पास आगे का विजन है, मैं सबसे पहले बहस करना चाहता हूं? अजय माकन है। वो दोनों पक्ष की लोगों से बात करना चाहते हैं क्योंकि 30 साल उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। 30 साल दिल्ली की जनता की सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने सेवा की है, मेहनत की है। और अब ये दोनों पार्टियां आंख में चोली का खेल खेल रही है। जो सवाल पूछ रहा है उसके नेता खुद ही बहस नहीं करना चाहते, जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो सीधा जवाब नहीं देना चाहते। तो ये तो केवल बहकाने की राजनीति है।
श्रीकांत, ये सवाल निर्मला सीतारमण से भी पूछा गया कि, और उन्होंने जवाब दिया कि कुछ सवाल आपको अटपटे लग सकते हैं लेकिन हम बार बार ये सवाल करेंगे। और रागिनी का ये सवाल कि आप दिल्ली के मुद्दों को लेकर सवाल नहीं कर रहे हैं और वही सवाल रिपीट हो रहे हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि दिल्ली को लेकर हमारा क्या रोड मैप है वो हम पहले दिन से ही आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि अरविंद इस चुनाव को मुद्दों से भटकाने के लिए पहले कहते हैं दिल्ली की जनता को कि आप कांग्रेस से पैसे ले लो, बीजेपी से भी ले लो और वोट जो है वो आप हमको दो। फिर किसी दिन कहेंगे कि भाई आज तो मुझे 26 जनवरी का इनवाइट नहीं मिला, फिर कहेंगे कि मेरे खिलाफ स्ट्रिंग हो रहा है। अरे भाई, आप लगातार इस तरह का एक अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप पूरे चुनाव को जो है झूठ पर आधारित बहस के ऊपर ले जा रहे हैं। तो भैया, आपका जो अतीत है, दिल्ली की जनता उस अतीत के बारे में भी जानना चाहती है। आपने क्या क्या कहा था, क्या क्या आपने किया है, आपकी वास्तविकता क्या है। तो जब तक आपके चेहरे से नकाब नहीं उतरेगा, नकाब तो उतर चुका है, तो उनकी वास्तविकता को उनको एक्सपोज करने के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली के संदर्भ में ही वो सवाल होने चाहिए थे? अब निश्चित रूप से दिल्ली के संदर्भ में ही आपने लोकायुक्त की बात की थी, और जब लोकायुक्त का बिल जब सरकार लेकर आई हमारी उत्तराखंड की, और अन्ना हजारे जी उस मुख्यमंत्री जी को सम्मान देना चाहते थे तो केजरीवाल ने सम्मान नहीं होने दिया, उनका विरोध किया। तो आपके दोहरे मापदंड है, और इसीलिए जो आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक हैं शांति भूषण जी, उसीलिए इन्होंने इसका विरोध किया है। वो तो किरण जी का समर्थन कर रहे हैं, और उधर राहुल गांधी महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, और हमारी मित्र जो है किरण बेदी जी का विरोध यहां कर रही हैं। रागिनी जी अच्छी मेहनत कर रही हैं, लेकिन उसके उलट ना तो इनका नेतृत्व मेहनत कर रहा है, ना नीचे जमीन पर कार्यकर्ता दिख रहा है। वास्तविकता यह है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता राहुल गांधी से नाराज हैं, क्योंकि राहुल लगातार पब्लिक से डिस्कनेक्ट हैं, मुद्दों से भटके हुए हैं, और अरविंद जो है वो गुमराह करने वाली राजनीति कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा कि इसलिए हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाए, क्योंकि अरविंद सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं तो अराजकतावादी हूं। तो जहां अवरोध खड़े करने वाला हो, और फिर कांग्रेस जो है, जो आर्थिक सुधारों की हम बात कर रहे हैं, उसमें अड़चन पैदा कर रही है। तो इस दिल्ली को आप विकास चाहिए, और दिल्ली को विरोध करने वाला नहीं, अड़चन पैदा करने वाला नहीं, विकास की तरफ ले जाने वाला। आप पर भी यही आरोप है कि राहुल भी दिल्ली के मुद्दों से भटके हुए हैं? अरे समस्या मैं बताऊं क्या है नवजोत जी, समस्या ये है कि ये बात ही करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो कथनी तो बहुत है, तमाम वादे, तमाम बड़ी बड़ी उद्घोषणाएं, तमाम बड़े बड़े सपने, लेकिन करनी में वो क्रियान्वित होते नहीं है। जब दिल्ली के वसंत कुंज में झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही थी बीजेपी द्वारा शासित एनसीडी के ऑर्डर पर, तब राहुल गांधी वहां खड़े थे। ना आम आदमी पार्टी का कोई नेता पहुंचा, ना भारतीय जनता पार्टी का। 10 तारीख को नरेंद्र मोदी जी की रैली की विफलता के बाद इन्होंने पहले चुनावी रणनीति क्यों बदली, किरण बेदी जी का चेहरा क्यों लाना पड़ा? ये तो बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि 4 विधानसभाओं में चुनाव हुए लोकसभा के बाद और हम हर जगह जीत कर आए हैं, तो ये हमारी इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है, हम नरेंद्र मोदी का ही चेहरा आगे रखेंगे। दिल्ली में क्या विपरीत परिस्थिति हो गई। और अगर आपने राहुल जी का कालका जी में रोड शो देखा होता, अगर श्रीकांत जी ने पार्टी ऑफिस और मुझे लगता है चैनल से बाहर निकलकर रैली देखी होती कल की, तो ये बात वो बोलते ही नहीं कि राहुल गांधी के पीछे जन समर्थन नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने कामों पर वोट मांग रही है, जो हमने करके दिखाया है। और हमारा जो आगे का रोड मैप है दिल्ली के लिए, उसमें बिजली पानी की बात हो, सीवर कनेक्शन की बात हो, मैं तो एक एक मुद्दे पर बात कर सकती हूँ। 15,000 किलोमीटर लाइन की जरूरत है दिल्ली में पानी के लिए, 11,000 किलोमीटर हमने बिछाई। पिछले 1 साल में 49 दिन आम आदमी पार्टी के रहे, और अप्रत्यक्ष रूप से 8 महीने भारतीय जनता पार्टी के। क्या 1 मीटर भी पानी की लाइन आगे बढ़ी है? आप पूछ के देख लीजिए श्रीकांत जी से। ये मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, ये मुद्दे हैं जो दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। तो दिल्ली के इन्हीं मुद्दों पर हम बात भी करेंगे, और रागिनी ने सवाल भी उठाया जिसका जवाब श्रीकांत मैं आपसे चाहूंगी कि किरण बेदी को आप आगे लाएंगे, लेकिन अब किरण बेदी बोल नहीं पा रही, आखिर क्यों, इसका भी जवाब हम जानेंगे। विनोद जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन तो किरण बेदी लगातार लोगों का दिल जीतने में लगी हुई हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से किरण बेदी का गला खराब है, इसीलिए वो न तो भाषण दे पा रही हैं और न ही बात कर पा रही हैं, इसीलिए वो लोगों से इशारों में बात करती हैं। हमारे संवाददाता रवि सिंह की ये रिपोर्ट। किरण बेदी का रोड शो जंगपुरा पहुंच चुका है। जंगपुरा विधानसभा में आप देख सकते हैं कि किरण बेदी खुद यहां पर मौजूद है, और यहां से बीजेपी के प्रत्याशी MS धीर भी मौजूद हैं। MS धीर पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव जीते थे, यहां से विधायक भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से, और उसके बाद वो विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। लेकिन
जो समीकरण गड़बड़ाया, तालमेल गड़बड़ हुआ, उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और इस बार बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एमएस धीर के समर्थन में किरण बेदी यहां पर चुनाव प्रचार के लिए निकली हैं। जंगपुरा की गलियों में, चाहे वो झुग्गी बस्तियां हो, फिर चाहे पॉश कॉलोनियां हो, तमाम ऐसे इलाकों में किरण बेदी एमएस धीर के समर्थन में यहां पर चुनाव प्रचार के लिए आई हैं। और कोशिश, क्योंकि उनका गला खराब है, कई ऐसी रैलियां और जनसभाएं रही जिसकी वजह से उनका गला खराब होने की वजह से अब इशारों में लोगों से बात कर रही हैं, स्पीच नहीं दे रही हैं, भाषण नहीं दे रही हैं, लेकिन लोगों से संकेतों में बात कर रही हैं, लोगों का अभिवादन कर रही हैं। कैमरामैन करम सिंह के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। तो गला खराब होने की वजह से वो बात नहीं कर रही हैं, लेकिन विपक्ष यानी कि कांग्रेस की तरफ से ये श्रीकांत आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने खुद ही उन्हें शांत रहने के लिए कहा है। देखिए, ये तो कोई भी कुछ कह सकता है, ये तो फिजिकल किसी के दिक्कत है और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करता है तो खैर ये उनका अपना अधिकार है, वो किस तरीके से उसको लेते हैं। लेकिन वास्तविकता अब ये है कि दिल्ली का जो चुनाव है बहुत मजबूती से हम 2/3 मेजोरिटी से इस चुनाव को जीत रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब 2013 का विधानसभा का चुनाव था तभी भी हम नंबर 1 रहे। उसके बाद 2014 का लोकसभा हुआ, उसमें भी आम आदमी पार्टी जड़ समेत उखड़ गई, कांग्रेस तो खैर जमीन पर है ही नहीं। और अब फिर तीसरा चुनाव है, इसमें भी हम 2/3 बहुमत के लिए लोगों के बीच में है और लोगों को आग्रह किया है कि भाई इस देश की तरक्की के लिए, दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए एक ऐसी सरकार आप दीजिए जो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। क्योंकि 15 साल में कांग्रेस का करप्शन, कुशासन, फैसले नहीं लेना, जैसे आज देखिए एक लेटर आया, जयंती जी ने एक पत्र लिखा श्रीमती सोनिया गांधी जी को, उसमें स्पष्ट किया उन्होंने किस तरीके से जो प्रोजेक्ट थे उनमें राहुल गांधी अड़चन पैदा कर रहे थे। उससे एक और स्पष्टता आती है कि प्रथम परिवार सत्ता का दोहन तो चाहता था लेकिन जिम्मेदारियां कभी नहीं उठाना चाहता था, और सत्ता के 2 केंद्र थे। इस पत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि दिल्ली पर ही रहे, दिल्ली पर रहेंगे बिल्कुल, लेकिन स्पष्टता रहनी चाहिए कि हम क्यों कह रहे हैं ये। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विकास में अगर अड़चन है, जैसे मैंने कहा कि केजरीवाल जी का स्वभाव है लगातार धरने देना, कोई भी अच्छा काम चल रहा है उसका विरोध करना। लेकिन देखिए, विनोद जी ने बड़े अच्छे तरीके से, आप खुद कहा, विनोद जी मेरे मित्र, विनोद जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रहे हैं जब केंद्र में दूसरी सरकार है और दिल्ली में दूसरी सरकार है, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से मिलकर काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब शीला दीक्षित थी, बहुत अच्छे तरीके से सब आगे बढ़े। जी है, अगर पॉजिटिव अप्रोच है तो निश्चित रूप से विकास होगा। लेकिन यहाँ तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, अरविंद लगातार कह रहे हैं मैं तो धरने प्रदर्शन जारी रखूंगा। तो दिल्ली के विकास के लिए जो रोड मैप हमने तैयार किया है, जिसमें जो अनाधिकृत कॉलोनीज हैं उनके विकास की हम बात कर रहे हैं, स्वच्छ पीने के पानी की बात कर रहे हैं, इन्वर्टर जेनसेट फ्री दिल्ली की बात कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली की हम बात कर रहे हैं, तो उनमें केजरीवाल जो है अड़चन पैदा करेंगे। और कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हुई है, जिस तरह से वो आर्थिक सुधारों का लगातार विरोध कर रही है। क्योंकि देखिए, हम इस देश में निवेश भी लाना चाह रहे हैं, बाहर से टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहे हैं और निर्माण भी अब इस देश में होगा, तो इस देश का जो नौजवान है उसको रोजगार मिलेगा। तो दोनों की स्थिति स्पष्ट है, इसीलिए हम जनता से अपील करने का अधिकार हमारा है, उस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम दिल्ली की जनता को कन्विंस कर रहे हैं। अल्टीमेटली जनता बड़ी अदालत होती है, फैसला जनता को करना है, हमारा काम है जनता को कन्विंस करना। विनोद जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर कांग्रेस अपना आरोप लगा रही है, श्रीकांत अपना पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली है कि अब क्योंकि किरण बेदी आ गई हैं, शुरुआत में बहुत बोली, लोगों का सवाल, लोगों के जहन में ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर अभी किरण बेदी शांत है तो कल को अगर सरकार बन जाती है, मुख्यमंत्री बन जाती, तब किस तरीके से कामकाज को निपटाएंगी वो? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, उनको किरण जी ने एक बात कही थी जिस दिन उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, श्रीकांत जी भी उस समय थे वहां पर, उन्होंने कहा था कि मेरे पास 40 साल का प्रशासनिक अनुभव है, वो है, पुलिस की सेवा का उनका अनुभव है। फिर उन्होंने एक बयान दिया कि लर्नर लाइसेंस दिल्ली को नहीं चाहिए, दिल्ली को एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस कौन सा एक्सपीरियंस? राजनीति का एक्सपीरियंस, सरकार का एक्सपीरियंस, वो तो सबसे ज्यादा जयमाकन के पास है इन तीनों में। इसमें कोई तथ्य रूप में वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर के केंद्रीय मंत्री तक और विधायक से लेकर के और सांसद तक सबका उनके पास है। इसमें दोनों पर खरे उतरते हैं, वो अरविंद से भी आगे हैं और किरण से भी आगे हैं, और किरण बेदी से ज्यादा अरविंद है, चूंकि एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उस लिहाज से। लेकिन इसके बावजूद मैं उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना अधिकार है, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। जनता ये जरूर जानना चाहती है अपने नेता से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे जयमाकन हो, चाहे किरण बेदी हो, कि भाई अगर आपको हम वोट देंगे तो आप हमारे लिए क्या करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब ऐसे में किरण जी का गला
एक मेडिकल प्रॉब्लम है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर खराब है तो बड़ी मुश्किल लोगों के लिए होगी कि बात ही नहीं कर पा रही हैं। तो ये जरूर एक व्यवहारिक समस्या है। लेकिन हालांकि अन्ना आंदोलन के दौरान तो लगातार वो बोलती रही। मुझे याद है कितने कितने दिन वो जो है स्टेज उन्होंने संभाला, मोर्चा संभाला, माइक संभाला और लगातार बोला। तो उनकी क्षमता भी है बोलने की, ऐसा नहीं। अब इस समय कुछ समस्या होगी। एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, बार बार ये जो कहा जा रहा है ना, जो निर्मला जी ने भी सवाल उठाया कि महिला पर आप हमला क्यों कर रहे हैं। भाई महिला जब मुकाबले में होगी तो राजनीतिक हमले तो होंगे। भाई सोनिया गांधी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती है, मायावती को लेकर के मुलायम सिंह और भाजपा और कांग्रेस सवाल उठाते हैं, जयललिता को लेकर के डीएमके सवाल उठाते हैं, ममता बनर्जी को लेकर लेफ्ट और बीजेपी और कांग्रेस सभी सवाल उठाते हैं। तो महिलाएं अगर राजनीति में हैं तो उनके खिलाफ आरोप और आलोचना तो होगी। इसमें महिला पुरुष का सवाल नहीं है। सवाल खाली है कि मर्यादा विहीन आरोप नहीं होने चाहिए, अनर्गल लांछन नहीं लगाए जाने चाहिए, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। कल को मान लीजिए पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है और कोई महिला जनरल ला करके मुकाबले में आ जाए तो भारतीय फौज वाले राइफल रख देंगे सामने। तो ये महिला और पुरुष के सवाल ना उठाया जाए। जब आप महिला को सामने लड़ाई में लाए हैं तो उसको राजनीतिक आरोप झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए। और ये स्वाभाविक है। ये 5 सवालों में जो उनमें से एक सवाल ये भी मुझे अटपटा लगा। ये सवाल ठीक नहीं। मैं श्रीकांत आपसे इसकी प्रतिक्रिया ले लूं। नहीं, विनोद जी जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं उससे वो कहीं ना कहीं अपना उनका पक्ष है, स्वतंत्रता है इस देश में। लेकिन इस बात का स्पष्ट है कि वही आम आदमी पार्टी है जो किरण जी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना रही थी। तो जब वो पार्टी उनमें नहीं गई, वो उनको लगा कि इस देश में अब एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कहता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर उनके कुशल प्रशासनिक जो उनका काम है, जो 7 महीने का जो उनका कार्यकाल है मोदी जी का, उससे प्रभावित होकर अगर वो देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी अगर भाजपा में आती हैं और भाजपा उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करती है, तो इस तरह के एक कांग्रेस का भी आक्रमण और आम आदमी पार्टी का भी आक्रमण, ठीक है राजनीति में आक्रमण आप करिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई जब आपके यहाँ थी तो बहुत अच्छी थी, इधर आ गई तो एकदम खराब हो गई। तो वो सवाल आम आदमी पार्टी से पूछा है, तो मुझे लगता है कि उसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। विनोद जी, ये सियासत है, ये हर बार होता है। आप लोग भी सोनिया गांधी पर इस तरीके से हमले करते हैं, तो सियासत है। सामने जो होगा वो अगर महिला है या पुरुष है। इसमें एक श्रीकांत जी देखिए, जब आदमी अपनी पार्टी में होता है तो अच्छा होता है, जब वो दल बदल करके दूसरी पार्टी में जाता है तो वो गलत हो जाता है। ये राजनीति में एक अजीब सी परंपरा है कि वही कल्याण सिंह जब भाजपा छोड़ के जाते हैं तो उन पर हमले होते हैं, जब वापस भाजपा में आते हैं तो वो फिर पार्टी के बड़े विश्वस्त हो जाते हैं। जगदम्बिका पाल कांग्रेस में रहते हैं तो वो कृष्णा तीरथ जब कांग्रेस में रहती है, मंत्री होती है केंद्रीय, तो उनके तमाम मंत्रालय को लेकर के जो है सवाल उठाती है। बीजेपी के लोग दिल्ली पे हम लोग चर्चा को लाए, कांग्रेस भी ऐसे ही करती है, कांग्रेस भी करती है, चर्चा को बहुत आगे ले जा रहे हैं। शंकर सिंह वाघेला जो है जब भाजपा छोड़े कांग्रेस में आते हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। कृष्णा, क्योंकि वो कह रहे दिल्ली बिल्कुल मैं भी नहीं चाहती कि दिल्ली से परे हम जाएं। मैं कह रहा हूं कि इसलिए ये कल तक किरण बेदी अरविंद केजरीवाल एक ही डायस पे थे तो एक दूसरे के लिए अच्छे थे। अरविंद जी की बहुत तारीफ किरण जी भी करती थी और किरण जी की तारीफ अरविंद जी भी करते हैं। आज वो एक दूसरे के खिलाफ हैं तो राजनीतिक उसमें चुनाव में ये तो आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे ही। ये मुझे लगता है आपको भी पूरा अधिकार है आरोप लगाने का अरविंद केजरीवाल पर, और अरविंद केजरीवाल को भी अधिकार है पूरा। तो इसमें कोई मुझे लगता है इसमें गलत, बस मैंने कहा मर्यादा विहीन आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए, ना इधर से ना उधर से। आप मर्यादा का उल्लंघन कहां देख रहे हैं? नहीं, जहां भी वो गलत है, अगर वो कर रहे हैं तो गलत है। आप मर्यादा का उल्लंघन कहीं देख रहे हैं? जो मर्यादा का लगातार उल्लंघन कर रहा है उसका तो आप पक्ष ले रहे हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मर्यादा का उल्लंघन अगर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं तो वो भी गलत है, कांग्रेस कर रही तो वो भी गलत है, भाजपा कर रही वो भी गलत है। अगर मर्यादा का उल्लंघन कहीं भी हो रहा है वो गलत है। नहीं, आप मर्यादाविहीन कौन सा सवाल है? हमारा तो कोई मर्यादा मैंने कभी नहीं कहा कि मर्यादाविहीन, मैंने कहा मर्यादाविहीन, मैंने एक जनरल बात कह रहा हूं कि मर्यादाविहीन आरोप किसी पर नहीं लगने चाहिए। जी, हम तो बहुत मर्यादा में रह के ही चुनाव में जाते हैं और हमारा इतिहास है कि हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं और हमारा डेवलपमेंट हमने किया है, इसीलिए जनता लगातार हमको प्यार दे रही है, जनता लगातार हमको मैंडेट दे रही है और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी संकल्प को लेकर दिल्ली की जनता के बीच में है। दिल्ली की जनता बड़ी अदालत है, फैसला करेगी 7 फरवरी को। ठीक है, रागिनी कुछ कहना चाह रही थी। रागिनी आप कुछ कहना चाहते थे? नवजोत, मैं जी बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी आशा करती हूं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों किरण बेदी जी और वो एक मंच पर आकर एक बहस और संवाद स्थापित करने में भी कामयाब हो। लेकिन ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहती हूं कि आप भी नजर रखें, मैं भी नजर रखूंगी, जनता भी नजर रखे कि क्या किरण बेदी जी का गला पूरे चुनावी कैंपेन में खराब रहेगा या हम सबकी दुआओं की वजह से जल्दी ठीक होगा।
अब जहां तक मैं दोनों बातों से सहमत हूं जो विनोद जी ने कही। पहली बात कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों की भूमिका लोकतंत्र में अलग होती है। अगर आपकी कार्यपालिका का एक्सपीरियंस है तो जरूरी नहीं कि आप राजनीतिक गतिविधियों में भी बहुत ज्यादा अनुभवी आपको माना जाए। आपकी राजनीति में कितनी दखलंदाजी रही, आपने किस तरीके से राजनीति में बड़े मुद्दों को सुलझाया, जनता के लिए काम किया, तमाम चीजें देखी जाएंगी। अब पहली लेडी आईपीएस होने का तो बहुत गुणगान भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन क्या पहली लेडी आईपीएस को ये नहीं मालूम कि दिल्ली में या देश में 2 वोटर आईडी आपके पास नहीं होने चाहिए? अब अगर आप राजनीति में आए हैं तो कहा जाता है कि गार्लैंड्स एंड ब्रिकबैक्स कम टुगेदर, यानी कि माला मिल रही है तो पत्थर भी मिलेंगे, सवाल भी पूछे जाएंगे और जवाब भी देना पड़ेगा। तमाम सवाल उनके ऊपर अब तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ना तो इंदिरा जी गाड़ी में बैठी थी, ना उन्होंने इंदिरा जी की गाड़ी खुद उठाई। तो इतने सालों से ये क्यों कहा गया, इस तरीके का मिथ क्यों बनाया गया, क्यों उनको श्रेय दिया गया कि इस तरीके से उन्होंने, आज तो वो कह रही हैं कि निर्मल सिंह ने किया था। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगी, उसमें तो भाजपा जिम्मेदार नहीं है, उसमें तो बीजेपी में तो ये अभी आई है जी। श्रीकांत, नहीं, भाजपा की जिम्मेदारी की बात नहीं है। एक मिनट, अब मुझे बोलने दीजिए, मैं बहुत देर से शांति से बैठी हूं। अगर व्यक्तिगत रूप से भी आपके ऊपर कुछ कमियां रही हैं तो उन पर आक्षेप लगेगा। इंडियन पुलिस मेडल आपको नहीं मिला, कभी प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल आपको नहीं मिला, 4 बार अपने टेन्योर को आप बीच में छोड़ के बिना परमिशन के गई, जिसे कि डिजर्शन ऑफ सर्विस भी कहा जाता है। तो ये तो तथ्य हैं, ये ऑन रिकॉर्ड हैं, इनके ऊपर सवाल तो पूछे जाएंगे क्योंकि आप पहली महिला आईपीएस रही हैं, आपका बहुत देश ने सम्मान भी किया है। तो तमाम सवालों के जवाब अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो वो देने चाहिए। ठीक है श्रीकांत, जवाब दे दीजिए। बोलना चाहूंगी कि रागिनी आऊंगी आपके पास, ब्रेक लेना है मुझे। श्रीकांत जवाब दे दीजिए जल्दी से जी। देखिए, मैं आपको एक तो ये रागिनी जी ने जो कहा है कि 2 वोटर आई कार्ड की उनके पास हैं, इसकी जानकारी उनको होनी चाहिए, उस पर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है कि उसमें चुनाव आयोग की गलती है। वो पहला जो वोट है उनका, वो पहले तालकटोरा में रहती थी, वो उसको सरेंडर कर चुकी हैं, उसमें चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। नंबर टू कि अब मुद्दों की बात नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं आप उस चर्चा को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। कांग्रेस को भी 15 साल आपने देखा, कोई चर्चा को डिरेल नहीं कर रहे हैं श्रीकांत जी। मैं डिरेल हो रहा है, आप मैनिफेस्टो नहीं ला रहे हैं और आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। कैसी बात है ये? आप क्यों नहीं बिजली पे, पानी पे, भ्रष्टाचार पे, महिला सुरक्षा पे बात करने की कोशिश करते हैं? मैं तो शुरू से तमाम विवादास्पद चीजों को बार-बार उठाते हैं। जब आपका श्रीकांत का जवाब ले ले रागिनी, ब्रेक पर जाना है मुझे। श्रीकांत का जवाब ले ले श्रीकांत। इस पूरे सेगमेंट में आपको श्रीकांत जी को ही बुलवाया है। नहीं, अब आपको पूरा टाइम दिया गया रागिनी, माफ कीजिएगा जी श्रीकांत। और थोड़ा और समय दीजिए रागिनी जी को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, तो बीजेपी के 5 सवाल वर्सेस केजरीवाल में सीधा, वक्त की बहुत कमी है। रागिनी माफी चाहूंगी, मैं श्रीकांत से बस जवाब लेना चाहूंगी जी। श्रीकांत, देखिए, हम एक विजन के तहत हैं और अब देश का नौजवान रोजगार चाहता है, दिल्ली की जनता तरक्की चाहती है, विकास चाहते हैं, इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री विदेश से निवेश भी लेकर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहे हैं और निर्माण भी इस देश में होगा। तो जो बेरोजगारी है वो दूर होगा, दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी मिलेगा, दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली मिलेगी, दिल्ली दुनिया का एक बेहतरीन शहर होगा, दिल्ली की जो अनाधिकृत कॉलोनीज हैं वो रेगुलाइज होंगी, जिसके लिए हम एक अध्यादेश लेकर आए हैं। तो दिल्ली सुरक्षित होगी। दिल्ली को एक देश की बेटी दी है और जब तक दिल्ली की बेटियां घर तक नहीं पहुंचेंगी तब तक वो देश की बेटी दिल्ली की सड़कों पर पेट्रोलिंग करेगी। इस मकसद के लिए हमने किरण बेदी जी को अपने मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा है और कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को इसीलिए आपत्ति हो रही है क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है, तर्क नहीं है, मुद्दे विहीन है। मुद्दों को लेकर कांग्रेस भी कंगाल है, मुद्दों को लेकर आम आदमी भी कंगाल है। जनता तय करेगी आने वाली 7 फरवरी को। मैंने विनोद जी जैसे कहा कि वक्त की कमी है तो दोनों वापस आ गए कि ठीक है हम दोनों बोलेंगे। मैं एक लास्ट कमेंट बस आपसे चाहूंगी। नहीं, दोनों को लगा कि शायद अपनी बात जोरदार तरीके से कहनी चाहिए और ठीक है, दोनों लोग प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी के कह भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के दिल्ली का चुनाव इस बार बहुत ही दिलचस्प चुनाव है और जिस तरह से चुनावी मुकाबला हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है और अब कांग्रेस भी मैदान में उतर ही आई है। हम उसकी भले चर्चा कम कर रहे हो लेकिन उन्होंने भी, तो ये चुनाव निश्चित रूप से अगली भावी राजनीति जो है देश की वो किस दिशा में जाएगी उसका एक ट्रेंड सेटर होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्योंकि वक्त अब कम रह गया है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इसीलिए हर दिन हम मुद्दा में इसी पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया।